हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने जो शुरू किया था उसमें कूलम्ब्स लॉ हम लोग आज शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ से। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में स्टडी किया था और आज उसी चार्ज से बेस्ड जो कूलम्ब्स लॉ है उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ देखिए, कूलम एक साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या किया था कि 2 पॉइंट चार्ज को लिया। किसको लिया? 2 पॉइंट चार्ज। कूलम साहब ने 2 पॉइंट चार्ज को लिया। ये लीजिए, एक चार्ज ये रहा Q1 और एक और चार्ज उसने लिया Q2। 2 चार्ज लिया। इन्होंने क्या किया, 2 चार्ज को कुछ दूरी पर रखा। मान लेते हैं कि वो दूरी R है। यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो R हमने मान लिया। अब उन्होंने क्या किया, एक चार्ज को ऐसे पकड़ा तो देखा क्या कि इस चार्ज पर कोई कुछ फोर्स लग रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, फिर देखा इस पर कोई फोर्स लग रहा है। उन्होंने नोटिस किया कि ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है और ये चार्ज इस पर फोर्स लगा है। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा चार्ज लिया, फिर उन्होंने यही एक्टिविटी किया, उसे फिर यही मिला, फिर एक्सपेरिमेंट किया, उसे यही रिजल्ट आया। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो चार्ज है Q1 वो इस पर फोर्स लगा रहा है इधर की ओर। सपोज कीजिए कि ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको इधर की ओर धक्का दे रहा है, फोर्स लगा रहा है, और ये चार्ज इस पर इधर की ओर फोर्स लगा रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, निगेटिव चार्ज को लिया। सपोज उसने निगेटिव चार्ज को लिया ऐसे, फिर से वही R दूरी पर रखा, डिस्टेंस लिखा R। ये चार्ज -Q1, ये चार्ज -Q2। इन्होंने देखा इस पर ये वाला फिर से इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब लाइक चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा। मतलब 2 चार्ज है तो रिपल्सन हो रहा है, रिपेल कर रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है इधर की ओर। ये भी। इसके बाद एक चार्ज को लिया उसने पॉजिटिव, सपोज +Q1 लिया, दूसरा चार्ज यहां पर लिया -Q1 Q2 और डिस्टेंस R। अब ये देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों में क्या हुआ है, अट्रैक्शन। अब ये चार्ज इसको अपनी ओर खींच रहा है इधर की ओर, और ये चार्ज इसके द्वारा खींचा जा रहा है उधर की ओर। मतलब ये चार्ज इसको अपनी ओर खींच रहा है और ये चार्ज इसको अपनी ओर खींच रहा है। दोनों के फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उन्होंने देखा कि बराबर है। ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था। ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था। ये फोर्स या फिर ये फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, बराबर था। ओके। अब उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि भाई दोनों चार्ज जो फोर्स लगा रहा है, ये इस पर और ये इस पर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो रहा है, बराबर है दोनों का मैग्नीट्यूड। तब इन्होंने कहा हो इसमें कोई बात है, और उन्होंने देखा, नोटिस किया कि ये जो फोर्स है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। और जब ये दूरी बढ़ा दिया गया तो फोर्स घट गया बहुत ज़्यादा, फिर ये दूरी जब कम कर दिया गया तो फोर्स बढ़ गया बहुत ज़्यादा। यानी कि उन्होंने ये देखा कि अगर यदि हम डिस्टेंस घटाते हैं तो फोर्स का वैल्यू बढ़ता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, लेकिन जब डिस्टेंस को बड़ा करते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, तो फोर्स जो है वो वीक होता है। यानी कि ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था। उन्होंने ये निकाला, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या कहा कि इसका जो लॉ है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या अट्रैक्शन और रिपल्सन, इंटरेक्शन इसको बोलते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज is directly proportional to the product of magnitude of two charges and is inversely proportional to the square of distance between them। नहीं, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। द फोर्स ऑफ, ये हम ऐसे कहते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges, two charges, माने फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया दो चार्ज के मैग्नीट्यूड का, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यदि इसको हम एक लैंग्वेज में कहें, एक लाइन में कहें, तो मतलब कि ये हुआ कि जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किससे हो गया, Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर के। इसको हम और आगे करें, ये जो प्रोपोर्शनल है इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एक कांस्टेंट डाल देंगे जिसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यानी कि ये जो फोर्स है ये इक्वल टू क्या होगा, के Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। यानी कि फोर्स इक्वल टू हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, F इक्वल टू के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। इसी के को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। यहाँ पे के क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट है। कूलम्ब्स कांस्टेंट
कूलम्ब्स कांस्टेंट है, ठीक है। इसका एक वैल्यू होता है 1/4πε0। ये 4 पाई तो कांस्टेंट होता है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। यानी कि हम देखें ये जो 4 पाई इसका एक वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है इस के का न्यूमेरिकल होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर ये इसका एक वैल्यू होता है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इसका एक वैल्यू होता है, ठीक है बच्चों। हम लोग इसको इसी फॉर्मूला को F = हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। ये किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। ये किसके लिए है? फ्री स्पेस के लिए। ये जो K है हमारा, जिसको बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मीडियम पर। किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगा और इसके यूनिट पर डिपेंड करेगा। इसका जो ये वैल्यू है वो इसके यूनिट पर चेंज हो सकता है, या फिर नेचर ऑफ मीडियम होगा तो उसका वैल्यू कुछ अलग होता है। अब देखिए, जैसे एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, सभी का कुछ ना कुछ परमिटिविटी होता है। हर एक मीडियम का कुछ ना कुछ परमिटिविटी होता है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एक्चुअली हम लोग इसको देखें, गौर कीजिएगा इस बात पर कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। और एक रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब देखिए, नोट करते चलिए आप लोग, रिलेटिव परमिटिविटी का। अच्छा, अब देखिए बुआ, ये जो एप्सिलॉन आर है ये इक्वल टू होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर इक्वल टू, जो फॉर्मूला बन गया एक, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू क्या होता है?
परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये चीज़ें होती है, इसको हमको नोटिस करना है। अच्छा, इसके बाद देखिए ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे एक्चुअली ये जो चीज़ लिखा गया है ये ऐसे लिखा गया है, एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर फॉर एयर एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 होता है, इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट लिखा गया। यानी कि ये फार्मूला जो बना है हमारा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी फार्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन एम या एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन एम हम कह देते हैं किसी मीडियम के लिए, एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसी भी मीडियम के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, हम ये एयर के लिए यूज कर रहे थे। अब देखिए इसी चीज को हम लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, ये हम कहेंगे कि एफ मीडियम के लिए, इसी चीज को हम लिख सकते हैं एफ मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, बोलिए इंटू क्या होगा बुआ, Q1 Q2 बट्टा में क्या होगा आर स्क्वायर। इसी चीज को हमने लिख दिया ऐसा। अब देखिए क्या होगा, यानी कि ये जो FM हुआ फोर्स इन एनी मीडियम, फोर्स इन एनी मीडियम इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं बुआ, देखो तो फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो गया, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर हो गया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 क्या होता है, ये तो F एयर का हो गया, F एयर का हो गया। यानी कि हम ऐसे कहें F मीडियम अपॉन F एयर, F एयर इक्वल टू क्या होगा बुआ, F मीडियम अपॉन F एयर इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है। देखिए एप्सिलॉन एम का वैल्यू बैठाएंगे आप, सॉरी एफ एम का वैल्यू बैठाएंगे आप, इसका वैल्यू बैठाएंगे आप, क्या बचेगा, आ जाएगा, आ जाएगा। ये एक फार्मूला बन गया आपका, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे नीट में हो, जीमेन में हो, क्वेश्चन बनेगा, या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन बनेगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इससे आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन इन फार्मूला के बेस पे बनेगा। ये फार्मूला आपको हेल्प करेगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में, या फिर नीट का एग्जाम तुम दे रहे हो उसमें, या फिर तुम जेईई का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, हम लोग इतना समझे। तो F इक्वल टू क्या हो गया बुआ, कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम लोग इतना समझा है क्या? अच्छा ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग और आगे समझते हैं, ठीक है। यू जो है बुआ के इक्वल टू क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ। ये बताओ कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना होगा,
तो 1/4 पाई आई इंटू के होगा, 1/4 पाई इंटू के होगा। अब हम क्या करें, इसका वैल्यू पुट करें, क्या करें, के का वैल्यू पुट करें, पाई का वैल्यू पुट करें। तो ये इसका जो एक वैल्यू आएगा, हमको इसका एक वैल्यू आएगा, वो होगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी चीज, इस यूनिट को और इस ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कूलम का स्क्वायर, कूलम का स्क्वायर इंटू पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। यूनिट हो गया। तो ये चीज़ याद रखना जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा चलिए, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के क्या हो गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ सकता है, खासकर स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है। के इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बुआरी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, के का डायमेंशन पूछा भी गया है किसी बोर्ड में। के का डायमेंशन यदि आपसे निकालने के लिए पड़ा तो देखो, न्यूटन मतलब m l t-2, देख लो निकाल, कैसे निकालते हैं इसको। उसके बाद मीटर स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर है, कूलम का स्क्वायर मतलब 80। ओके, अब इसको हम लोग कर सकते हैं। देखो m, तो m एक ही है, l कितना 3, t कितना 1 2 ऊपर 1 नीचे, कितना हो गया t पर पावर -3 a -1। ये हो गया हमको कूलम कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला, कूलम कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला। अच्छा, फिर यदि हमें ये इसका डायमेंशन निकालना हो, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या था, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला यदि हमको पूछे, हम लोग क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, m - 1 l - 3 t3 a। ओके, सॉरी हम लोगों ने गलती किया है, इसका स्क्वायर था ना, कूलम का स्क्वायर है ना, तो कूलम का स्क्वायर, तो यहाँ भी ये स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इसका, फिर इसका क्या हो जाएगा T4 A2 T4 A2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हमको निकल गया है, किसका, एप्सिलॉन नॉट का और के का। तो के का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, ml3 t-4 a-2, और इसका क्या हुआ m-1 l-3 t4 a2। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको 2 चार्ज दे दिया रहेगा, 2 चार्ज आपको दे दिया रहेगा,
उसको कुछ दूर डिस्टेंस पे कोई डिस्टेंस दे दिया जाएगा, इतना डिस्टेंस पे उसको रखा गया है और आपसे फोर्स निकालने के लिए पूछा गया, तो फोर्स निकाल सकते हैं। याद रखें कि यदि हम ऐसा यूनिट में लेते हैं तो सभी चीज़ को ऐसा यूनिट में ही लेंगे, और यदि सीजीएस यूनिट में हम कूलम्ब का यूनिट लेते हैं तो सभी का यूनिट जो लेंगे हम सीजीएस में ही रखेंगे। यूनिट समान रखें, या तो सीजीएस तो सीजीएस, फिर ऐसा है तो ऐसा है, फिर हमारा सवाल वापस हो जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे इसके आगे का प्रोसेस, उसमें कुछ सवाल बनाएंगे जो एनसीईआरटी का सवाल भी होगा और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जो नीट एंड जीमेन के लिए होगा, उसको हम लोग कल देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।